मिनिमम 40 क्वेश्चंस आपके बेसिक कंप्यूटर साइंस के ही होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में ही सारा सिलेबस बता भी दिया था कि कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे सेक्शंस को एक बार फिर से मैं बता दूं, सिलेबस एक बार जानकारी होना जरूरी है। अभी 2-4 दिन में लगातार सिलेबस के रिगार्डिंग आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। ये टोटल आपके 120 मार्क्स के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 40 नंबर आपका एजेटिव, जैसे अन्य टीचर लोग को पढ़ना है उसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चंस, पूरा जीके जनरल नॉलेज से 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जीएस के 8 क्वेश्चंस रहेंगे, 8 क्वेश्चंस आपके जो है रीजनिंग मैथ से दोनों मिला करके रह सकते हैं, और 8 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के और 8 क्वेश्चंस बिहार स्पेसिफिक रहते हैं। ये आपके 40 मार्क्स का जो है सिलेबस है, ये भी आपको साथ साथ पढ़ना है। और ये आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, जो आपके मिडिल सेक्शंस से लेकर के आपके 10th क्लास तक का सेक्शंस में ये सब क्वेश्चंस, यहाँ से अप टू आप 11-12 में भी जाते हैं तो वहां पर भी लगभग 80 क्वेश्चंस में से 50-60 क्वेश्चंस लगभग इन्हीं सब सिलेबस से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन रूप से हमने पहला क्लास ले लिया है, कंप्लीट हो चुका है। आईसीटी कहते किसको हैं? आईसीटी जो लैब बन रहा है स्कूल में, उसी का इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर टीचर के रूप में आप बनेंगे। तो उनका क्या काम है, बच्चों को किस प्रकार से तकनीकी से अवगत कराना है, ये सब चर्चा हमने कर दिया था। और लास्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे, 15 शायद करवाया था, और हमने बोला आप लोग खुद कर लेंगे। आज भी लगभग 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आपके पीडीएफ में हमने दिए हैं, 15-20 में करवा दूंगा, बाद में कि आप लोग खुद करेंगे तो ज़्यादा आपका जो है एनालिसिस पावर बढ़ेगा। ठीक है, बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का जो लेसन 2 जो सिलेबस के हिसाब से जो हमने डिजाइन किया है, और बहुत जल्द बुक फॉर्मेट में मैं आपको दे दूंगा। कहेंगे तो अभी भी मैं दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कहीं कहीं एरर आ जा रहा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है या कहीं पे कुछ मिस्टेक है, तो उसको मुझे दूर करने दे। 1 से 2 दिन में आपके बीच में वो सारा बुक फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, जिससे कि आप इजीली प्रिंट भी करवा सकते हैं। और मार्केट में भी मेरा बुक बहुत जल्द आने वाला है, और ऐप भी आईसीटी से संबंधित। तो ये जो कोर्स है आपको ना केवल टीचर बनने के लिए होगा, बल्कि जब आप टीचर बन जाएंगे तब उसके बाद भी आपको मदद करेगा बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि जो चीज़ अभी आप एग्जाम देंगे वही चीज़ आपको फिर बच्चों को पढ़ाना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग बेसिक कंप्यूटर को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो नॉन कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से भी इसमें एंट्री करेंगे। क्योंकि इसमें जो है आपका पीजीडीसीए या एडीसीए हो सकता है कि सिंपल ग्रेजुएशन एडीसीए को भी अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, चुनाव का समय है। तो चूंकि प्राइमरी लेवल में कोई ज़्यादा डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी कंप्यूटर सिखाने के लिए, मुझे लगता है, तो सरकार ये नियमावली बना रही है, उसके हिसाब से कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी फिलहाल। लेकिन जिनके पास बीटेक है या बीटेक पीजीडीसीए है, अन्य स्ट्रीम से भी बीटेक है और साथ पीजीडीसीए है, वो तो अलाउ है। बीसीए वाले, उसके बाद आपका बीएससी आईटी से कर रखे हैं, वो सब अलाउ है यहाँ पे, तो उन लोग को तो मौका मिलेगा ही। बाकी जो सामान्य लोग हैं, बीए करके कंप्यूटर का डिग्री ले रखे हैं, तो उनका भी संभावना है 80% तक की उनको भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नियमावली बन जाने दीजिए। ठीक है, तैयारी करना है तो ज़्यादा फीस भी नहीं है, आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि चूंकि जो भी काम होगा वो मार्च-अप्रैल तक में ही हो जाएगा, इतना जान लीजिए। जो भी प्रक्रिया होगी, नियमावली भी, मुझे लगता है कि फरवरी 1st वीक तक आपको आ जाएगा, और मार्च में आपको नोटिफिकेशन आयोग दे देगा, अगर उसको इस वर्ष में TRE 4 करवाना है और जल्दी से रिक्रूट करना है, जैसा कि एसीएस महोदय ने कहा है तब। और निश्चित रूप से जो है सचिवालय से भी हमने बातचीत हुआ, तो वहाँ पर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि वैकेंसियाँ आने वाली है। ठीक है, तो इतना जानिए, वैकेंसियाँ जरूर आएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद है कंप्यूटर। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो एग्जाम में आपके बेसिक कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चंस कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा तो वहीं से आपका रिजल्ट खराब होता है। ठीक है, केवल आप हाई लेवल का जो है जावा और C++ प्रोग्रामिंग करके जाने से आपका ये कंपटीशन नहीं निकलेगा। कई लोग इसको बहुत ज़्यादा टफ नज़रिए से देखेंगे, बहुत हाई लेवल का जो है उप्स कॉन्सेप्ट हो, DBMS हो, RDBMS है, नेटवर्किंग है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, वो सब चैप्टर भी पढ़ना है। लेकिन ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे बेसिक कंप्यूटर
साइंस पे, चूंकि यहाँ से आपको, चूंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको 6 to 8 क्लास को पढ़ाना है, 1 to 5 को पढ़ाना है, तो आपको वहाँ पे ना ही उप्स कॉन्सेप्ट बताना है बच्चों को, ना ही कंप्यूटर नेटवर्किंग का हाई लेवल। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का जो डिजाइन होगा वो आपके बेसिक लेवल में ही इर्द गिर्द घूमेगा। तो इस तरीका से आप पढ़ें कि आपको कहीं भी जो आसान क्वेश्चन, और ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे तो गारंटी के साथ है कि आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज को हम लोग तेजी से कवर कर लेंगे अच्छे से। आगे जो जो आपका लेवल में धीरे धीरे करके आपको, क्योंकि बहुत लोग का क्या होता है कि बीटेक किया हुआ 5 साल हो गया, बीसीए किया हुआ 10 साल हो गया, वैसे लोग भी हैं, या कोई कभी कंप्यूटर साइंस पढ़े ही नहीं है, वैसे भी लोग होंगे। तो उन सब के लिए हमने ये डिजाइन किया। और ये अगर आपको हिंदी मीडियम में दिख रहा है तो ज़्यादा घबराना भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको नोट्स लास्ट में दे दूंगा। फिलहाल अभी हिंदी इसीलिए कि चूंकि बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई तो कर लिए हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन लंबे समय से जो जुड़े नहीं हैं तो उनको भी फिर इंग्लिश में समझ में आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए, इसीलिए हमने स्पेशली हिंदी मीडियम में ही पूरा बुक पहले डिजाइन किया, फिर उसको हम लोग जो है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। तो कंप्यूटर जो शब्द है कंप्यूट से बना है। कई बार पूछेगा जो कंप्यूटर है वो किस शब्द से बना है, तो अंग्रेजी शब्द कंप्यूट का ही रूपांतरण है। जो कंप्यूटर है वो अंग्रेजी शब्द कंप्यूट का रूपांतरण है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, याद रखेंगे, कहते हैं ना कैलकुलेट करो, कंप्यूट करो। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, तो गणना करना। यानी सर्वप्रथम जो कंप्यूटर बना था वो एक गणना करने वाली मशीन ही बनी थी, उसी का इन्हांस रूप आगे चल करके कंप्यूटर बना। तो याद रखेंगे कि कंप्यूट शब्द से ये कंप्यूटर बना है, और कंप्यूट का अर्थ ही होता है गणना करना। और हिंदी में कई लोग को कंप्यूटर का हिंदी भी नहीं पता होगा, तो याद रखेंगे कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, गणना करने वाली मशीन। याद रखेंगे, एक सेकंड, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो गणना करने वाली मशीन, ठीक है। हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। इसका उपयोग सूचनाओं को, डाटा को, सूचनाओं को प्रोसेस करने में, इकट्ठा करने में, और उसका जो एक निश्चित परिणाम है उसको निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह हम समान शब्दों में कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या, जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो कंप्यूटर का परिभाषा कैसे देंगे, तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कई बार पूछेगा कि कंप्यूटर किस प्रकार का मशीन है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में भी अंतर है। तो ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल दे देगा, यंत्र दे देगा, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और जो कि डाटा तथा निर्देशों, जो सूचना है, ठीक है, जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कंप्यूटर मेनली काम किस पे करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। आप जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, जैसा आप प्रोग्राम उसमें डाल रखे होते हैं, वो उस प्रकार काम करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, जिसको कि आप कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से कंप्यूटर में डालते हैं। फिर उसका क्या करता है कंप्यूटर, उसका प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर की मदद से, और फिर एक निश्चित परिणाम जो कि आप पहले से उसमें प्रोग्रामिंग कर रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट देता है। कंप्यूटर को कोई अपना ब्रेन नहीं होता है कि वो अपने हिसाब से काम करे। आप जो पहले से ऑलरेडी उसमें प्रोग्राम दे रखे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रखे होते हैं प्रोग्राम के माध्यम से, वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और फिर आपको वही रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को या आपके निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसका विश्लेषण करता है, यानी उसका प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर के माध्यम से, और फिर आप जो परिणाम चाहते हैं वो आपको देता है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 अंक को 2 जोड़ 2 तो वो 4 देगा, तो प्रोसेस करके वो आपको क्या दे देगा, 4 दे देगा। तो जो भी आप प्रोसेस करवाते हैं वो कैसे करता है, थोड़ा सा आपको मैं वही समझा दूं सबसे पहले कि जो कंप्यूटर का जो काम है वो किस प्रकार से काम होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार का जो प्रोसेसिंग है वो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत लोग पढ़े भी होंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। थोड़ा सा नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में हम पहले ही भेज देते हैं, तो जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनको मिल गया होगा। कई लोग पूछ रहे थे ये पढ़ना है, देखिए एक हमने व्हाइट बैकग्राउंड वाला भेजा है, ये थोड़ा सा
ग्रे कलर का है, ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है। तो ये हमने पढ़ाने के लिए इसका यूज किया है, क्योंकि जब लाइट आता है तो व्हाइट कलर का तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा स्पष्ट। तो कई लोग पूछते हैं कि ये पढ़े कि वो पढ़े, भाई देख लो दोनों डाटा सेम ही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सेम डाटा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो इनपुट जो देते हैं आप कंप्यूटर में, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है वो यहाँ पे समझाया गया है कि जो आप इनपुट देते हैं डाटा के रूप में, चाहे वो कीबोर्ड हो चाहे माउस हो, इनपुट डिवाइस बोलते हैं ना कि इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ देगा आसान सा, और आप लोग को निश्चित रूप से पूछे इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। तो जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, चाहे वह कीबोर्ड हो चाहे माउस हो, उसके माध्यम से आप डाटा कंप्यूटर को देते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा है वो कहाँ जाएगा, तो वो कंट्रोल यूनिट उस अपने पास लेगा। कंट्रोल यूनिट सबसे पहले उसको मेमोरी यूनिट में सेव कराएगा, मेमोरी यूनिट को भेजेगा, ठीक है। फिर मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट डाटा को लेकर के प्रोसेसिंग में देगा, एलयू के पास जाएगा तो वो प्रोसेस होगा। और एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखेंगे क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू का ही काम है कि डाटा का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, चाहे देखिए कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंपैरिजन के आधार पर। आपने सुना होगा कि एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है, नहीं तो झूठ कैसे पकड़ा जाता है मनुष्य, जबकि आपका मन कोई पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो कैसे पकड़ लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कंपैरिजन होता है। जो आपकी नॉर्मल स्थिति में आपका जो हार्ट का जो गति है, जो आपका धमनी शिरा का जो रक्त का ब्लड प्रेशर है, फिर जब आप झूठ बोलते हैं उस समय का ब्लड प्रेशर, दोनों में अंतर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति चोर है, चोरी कर रखा है, तो अगर उसके सामने में अगर आप बोलिएगा तो वो डर जाएगा, बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वो डर जाता है और फिर उस तरीका से वो एक्टिविटी करने लगता है, जिस कारण से आपका जो शक है वो कन्फर्म में बदल जाता है। तो कंप्यूटर भी इसी प्रकार से आपकी गतिविधि को वो देखता है। आप इनपुट में जो डाले, ठीक है, और आपको जो रिजल्ट चाहिए तो उसको कंपैरिजन करा करके लॉजिक गेट के माध्यम से एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वो आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलयू का काम ही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जितना भी जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित हो, या जो है तुलनात्मक रिजल्ट देना, कंपैरिजन करना, उसके आधार पर रिजल्ट देना। तो जितना भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का काम है वो कंप्यूटर में एएलयू करता है। और ये तीनों, ये जो सीयू, एमयू और एएलयू, आगे खूब इस पे अलग अलग चैप्टर ही बनेगा, ठीक है। ये तीनों मिलकर के सीपीयू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, कॉपी अगर लेके बैठे होंगे और जो भी कंप्यूटर से हैं उनको पता ही रहता है, ये सब बेसिक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगर पूरा देखा जाए, पूरा अगर उसका बॉडी हार्डवेयर है तो ये मस्तिष्क है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर का? मस्तिष्क। और ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का मेन पार्ट है ये। जैसे मनुष्य के शरीर में शरीर है, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास भी मेमोरी होता है। उसी प्रकार से जब लैपटॉप बनाया जाता है तो उसमें इनबिल्ट मेमोरी कार्ड दिया जाता है, जिसको हम लोग रोम बोलते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप जस्ट मानव की कल्पना करते हुए ही कंप्यूटर का विकास हुआ है, तो जिस प्रकार से आप कोई भी डाटा है सबसे पहले मेमोरी यूनिट में जाता है। एक बच्चा है जब जन्म लेता है, ठीक है, उसका पूरा मेमोरी कार्ड जो होता है एकदम सादा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता दुनिया में, लेकिन फिर भी जब वो आता है तो बेसिक एक्टिविटी करता है। जैसे उसको भूख लगेगा तो वो रोना शुरू कर देगा, ठीक है, वो खुशी उसके अंदर आएगी तो हंसेगा। तो प्रकृति ने उसको उस गुण के साथ भेजा है। ये नहीं है कि वो हंसना और रोना यहां आके सीखेगा, वो किसी से नहीं सीखेगा। जब उसको भूख लगेगा वो रोना शुरू कर देगा। उसी प्रकार से कंप्यूटर में रोम जो होता है इनबिल्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे उसमें डाल दिया जाता है, जिसपे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से फिर आप क्या करते हैं, उस पर सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, नए नए जो भी एप्लीकेशन है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और एमयू ये नेसेसरी पार्ट होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। और ये तीनों मिलकर के ही काम करता है। कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोलिंग करना, कहां का डाटा किसको देना है। अगर
कोई भी डाटा सबसे पहले जो इनपुट के माध्यम से दिए तो कंट्रोल यूनिट उसको क्या करता है कि एमयू के पास भेजता है, मेमोरी यूनिट के पास भेजता है, इसको सेव करो, या इसको सेव करना नहीं है तो रैम में गया, रैम फिर क्या करेगा, वहां से ये डाटा लेके कंट्रोल यूनिट उसको प्रोसेसिंग में भेजेगा एएलयू में, फिर ये जब प्रोसेस्ड होगा तो कंट्रोल यूनिट जाके मेमोरी यूनिट को देगा और मेमोरी यूनिट जाकर के फिर आउटपुट करा देगा, मॉनिटर पे शो करा देगा। तो कंट्रोल यूनिट का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, मेमोरी यूनिट और एएलयू के बीच में जो है ये अपना गति बनाए रखता है और सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो पूरा कंप्यूटर इसी वर्किंग के आधार पर जो है काम करता है। विस्तृत जानकारी अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि अभी थोड़ा सा शब्द आ गया तो 2-3 चीज यहां से याद रखिएगा। एक तो एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे, जितना भी कंपैरिजन वाला होगा, वो सब सॉल्व करने का काम कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, जो कि सीपीयू का ही पार्ट होता है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी यूनिट और तीसरा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, जिसको कि हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट दे देगा। इस प्रकार से कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। चलिए अब फिर हम लोग आते हैं स्टार्टिंग पे। तो यहां तक समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसका प्रोसेसिंग करता है और एक निश्चित परिणाम जो आप चाहते हैं, जो पहले से प्रोग्राम उसमें डाल रखे हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। अब हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास। जो अभी वर्तमान में आप कंप्यूटर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर जो अभी वर्तमान में आप कंप्यूटर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का स्वरूप इस प्रकार से नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ ये बदलता गया। जैसे आप देखते होंगे कि आज से 10 साल पहले मोबाइल जो अभी जितना स्मार्टफोन आ गया उतना मार्केट में नहीं था। नहीं, बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे, छोटे छोटे नोकिया का। अभी क्या है कि एक से एक एडवांस आ गया। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी धीरे धीरे विकास हुआ है। अगर पूरे दुनिया की बात करें कि कंप्यूटर की शुरुआत, कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो वो देखिए आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की घटना है। ठीक है, यहां पर देखिए वर्तमान समय में जिस कंप्यूटर को हम देखते हैं उसका आविष्कार लगभग, अभी वाला जो कंप्यूटर है वो 75 वर्ष पहले लगभग इसका आविष्कार हुआ था। लेकिन कंप्यूटर का इतिहास उससे कहीं अधिक प्राचीन है। प्रारंभ से ही व्यापारियों एवं सरकारी संस्थाओं ने आंकड़े संग्रह और गणना करने के लिए गणना यंत्रों का उपयोग किया। सबसे पहले तो जितने भी व्यापारी लोग होते हैं उनको कैलकुलेटर का जरूरी होता है, क्योंकि उनके पास 100-200 जो है लिस्ट है, उसको जोड़ना है, उसके जो फीस है उसको जोड़ना है या मूल्य को जोड़ना है, तो उस समय उनको जरूरत होता था। तो सबसे पहले चीन में आज से 3000 वर्ष पूर्व एक यंत्र का विकास हुआ था, जो कि अबेकस नामक यंत्र था। तो कई बार पूछेगा कि अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था, तो चीन में हुआ था। याद रखेंगे, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व। और वह कुछ नहीं था, वो गणना करने वाली मशीन थी। ठीक है, उसमें जो है यह एक यंत्र है, काठ का बना हुआ था, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था ये। उस यंत्र के माध्यम से चीन के लोग जो है आसानी से, तेजी से गणना कर लेते थे। नेट पे भी सर्च मारिएगा, इमेज हम जब बुक बनेगा तो उसमें अबेकस यंत्र भी यहाँ पे, वो कुछ नहीं, जैसे बचपन में आप एक सिलोट देखते होंगे जिसमें जो है मोती गुथा हुआ रहता था। ठीक है, उसी प्रकार से एक चीन में यंत्र बनाया गया था अबेकस नामक, जो कि एक यंत्र था। ठीक है, जुगाड़ टेक्निक, जिसके माध्यम से लोग गणना कर लेते थे आगे पीछे करके। ठीक है, तो अबेकस याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था, वो क्या था। तो अबेकस गणना करने वाली यंत्र थी, जिसका आविष्कार आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। वहीं से गणना करने वाले मशीन या कह सकते हैं कि गणक यंत्र की शुरुआत होती है। ठीक है, और चूंकि कंप्यूटर भी गणक यंत्र ही था शुरुआत में, इसीलिए हम लोग इसकी शुरुआत चीन से मानते हैं, अबेकस यंत्र से। ठीक है, अब देखिए कई बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बराबर पूछ देता है, बीपीएससी भी टीआरई में पूछ चुका है कि कंप्यूटर का पिता कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो घर में दिखता है, वो सब कंप्यूटर जो है उसका शुरुआती दौर के जो जनक हैं, चूंकि इन्होंने ही सबसे पहले एक मशीन विकसित किया था, गणना करने वाली मशीन, जो कि दशमलव के 20 अंकों तक का
दार्शनिक प्रणाली के 20 अंकों तक का जोड़ कर सकता था। तो उन व्यक्ति का नाम था, ब्रिटिश गणितज्ञ हैं ये, चार्ल्स बेबेज। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ देगा कि कंप्यूटर का पिता किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, एकदम भूलिएगा नहीं, चार्ल्स बेबेज। कई बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे और इन्होंने 1822 ईस्वी में एक जो गणना करने वाली मशीन बनाई, उसका नाम रखा था डिफरेंस इंजन। क्या नाम रखा था? डिफरेंस इंजन, जो कि दशमलव, जो दार्शनिक प्रणाली होता है इकाई दहाई वाला दार्शनिक, जो 0 1 2 3 4 ये दार्शनिक प्रणाली है, उसमें 20 अंक तक का ये जोड़ कर सकता था। ठीक है, और इसी का नाम उन्होंने रखा था डिफरेंस इंजन। आगे चल करके ये जब गुजर जाते हैं तो इनके शिष्य जो होते हैं उन लोगों ने इसी का एडवांस रूप 1833 ईस्वी में, यानी 11 वर्ष बाद बनाया, उसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। तो सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत होती है वो डिफरेंस इंजन से ही माना जाता है। चार्ल्स बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज हैं वो जनक कहे जाते हैं इसी कारण से, चूंकि इसके बाद ही कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता अगर पूछे तो याद रखना आपको चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने की दार्शनिक प्रणाली दशमलव के 20 अंकों तक का जोड़ करने वाला एक मशीन बना लिया था। फिर आगे चल करके इन्हीं के शिष्य लोग मिलकर 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज की ही पत्नी थी लेडी एडा अगस्ता, ठीक है, जिसने कि पहला प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम बनाने वाली लेडी एडा अगस्ता थी, जिन्होंने कि इनकी पत्नी भी थी, शुरुआत में छात्र भी रही थी, लेकिन इनके जाने के बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था और सॉफ्टवेयर बनाने वाली पहली महिला आप लेडी एडा अगस्ता नाम था, याद रखिएगा। तो वो भी क्वेश्चंस हो सकता है बेसिक में पूछ दे। चलिए यहां तक हो गया। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ, कई बार यहां पे फुल फॉर्म भी कंप्यूटर का ऐसे इसका मीनिंग निकाल दिया गया है कि सी फॉर क्या होगा, ओ फॉर क्या होगा। वस्तुतः अंग्रेजी का जो 7 शब्द है कंप्यूटर जो बना, इसे तो कंप्यूट प्लस अर मिलके बना है, लेकिन होता है ना कि लोग इसका जो है एक मीनिंगफुल अर्थ निकाल देते हैं एब्रिविएशन का। तो सी फॉर कॉमनली, सामान्य रूप से, ओ फॉर होता है ऑपरेटर, चलने वाला, ठीक है, एम फॉर मशीन, यंत्र, पी फॉर पार्टिकुलर, मुख्य रूप से, यूजर, प्रायोगक, ट्रेड, व्यापार, ई फॉर हो गया एजुकेशन, शिक्षा, आर फॉर हो गया रिसर्च, अनुसंधान। तो ये सारे शब्द हैं, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटर, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूजर, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। ठीक है, तो एक ऐसा मशीन जो एक विशेष काम के लिए प्रयोग किया जाता है, खास करके शिक्षा और अनुसंधान में, उसका नाम रखा गया कंप्यूटर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चूंकि आप टीचर बनने वाले हैं प्राइमरी टू मिडिल सेक्शन के, तो आपको यहाँ पे C++ बच्चों को नहीं पढ़ाना है, आपको बस बच्चों को बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज देना है पहले। ठीक है, इसी में MS ऑफिस, एक्सेल, डाटाबेस, बेसिक ही आप अच्छे से पढ़ा लेते हैं और आप खुद पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से ये सफल हो जाएंगे। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे हाई लेवल तक, क्योंकि हम आगे पीछे दोनों स्तर को देखते हुए हम 10+2 स्तर तक पढ़ाएंगे। भले आपका क्वेश्चंस लो लेवल के पूछे जाए जो आप इजीली 80 में 80 करके आ जाएं, ठीक है, लेकिन हमारा जो स्तर होगा वो 10+2 लेवल तक का होगा। ठीक है, स्पीड देखिए, कंप्यूटर का सबसे पहला गुण होता है कोई भी काम स्पीड से करता है। मानव है थक जाएगा, एक लिमिट स्पीड में काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर बहुत फास्ट। अगर कंप्यूटर में कोई डाटा खोजना हो तुरंत हम सर्च करते हैं, लाखों डाटा है उसमें, नाम से अभी रिजल्ट देखते होंगे, PDF है, 100 पेज का PDF है, रोल नंबर डालते के साथ सर्च करके वहां पे जो है एक्सेल में आपका येलो कलर का आ जाता है कि आपके नाम के सामने अगर रिजल्ट बना तो बना, नहीं तो नोट मैच नहीं आ जाता है। तो नोट मैच आता है तो हालत खराब, मैच कर गया येलो कलर तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या है, कंप्यूटर का स्पीड तो है जिसमें आपको लाखों डाटा में उस डाटा को खोज लिया जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहला विशेषता है कंप्यूटर का कि उसकी तीव्र गति। ठीक है, ये सबके लिए क्लास है। 10+2 में भी अगर आप देखेंगे तो 25-30 क्वेश्चंस बेसिक ही पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो क्लास ये सबके लिए है, ये क्लास आपके 1 to लेके 12 तक के टीचर के लिए है, आप ही के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी होगा जो भविष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यही पढ़ाना ही, अगर आप ये ही चीज अच्छे से पढ़ा दिए तो आप अपने आप में सफल टीचर हो जाइएगा। तो हमारा जो नोट्स है टीचर बनने, कहते हैं ना कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो टीचर बनने से पहले भी टीचर बनने के बाद सबसे ज्यादा आपको काम आएगा। कहीं भी मार्केट में आपको बिहार का जो सिलेबस है या बिहार का टीचर का जो पढ़ाने का है, कहीं कोई बुक अवेलेबल वर्तमान में नहीं है। सबसे पहले मेरे द्वारा यह जो है डिजाइन किया गया है और बहुत ही ढंग से हर एक टॉपिक को आप देखेंगे नोट्स, तब आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल सटीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है और पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए स्पीड। कंप्यूटर किसी भी कार्य को तीव्र गति से कर सकता है और इसका जो स्पीड होता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में कंप्यूटर है वो नैनो सेकेंड में काम करता है। कई बार पूछेगा कि नैनो सेकेंड मतलब क्या हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी। लास्ट में हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे नई तकनीकियां, जैसे अभी जो है बहुत सारा नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें नैनो तकनीक के बारे में भी बताएंगे। नैनो तकनीक मतलब हो गया 10⁻⁻⁹, यानी 1/10 पे 1 पे दे दीजिए 9 को सुनना, 1 सेकेंड का इतना भाग में ही वो काम कर देता है। आप सोच लीजिए 1 बटे इतना सेकेंड, 1 सेकेंड का इतना से भाग दीजिएगा, उतना तेजी से कंप्यूटर काम कर सकता है। तो अभी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है। नहीं, आप डालिएगा तुरंत आपको सर्च कर देगा, इतना स्पीड से काम करता है। ठीक है, तो गति इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन देगा इनमें से कौन सा गुण कंप्यूटर का नहीं है, तो गति उसका गुण है, स्पीड क्या है उसका गुण है। नैनो याद रखिएगा 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब आ जाइए क्षमता, एबिलिटी। कंप्यूटर में काम करने की एक अद्भुत क्षमता होती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और ये कोई भी काम बिना दोष के कर सकता है। जो आप करवाना चाहते हैं वो आप इसमें प्रोग्राम डाल दीजिए, करते रहेगा, गलती नहीं करेगा। कहते हैं ना कि कंप्यूटर है इसका माइंड, या कंप्यूटर से किया हुआ, गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये दोष रहित होता है। मानव में दोष होता है, मानव गलती कर सकता है जोड़ने, घटाने, गुना भाग या कुछ भी करने में, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा अगर उसमें प्रोग्रामिंग गलत नहीं है तो। उसके बाद ये कभी थकेगा नहीं, इसको थकावट नहीं होगी, और ये भर दिन चलाते रहिए समान क्षमता से, जब तक कि उसमें वायरस ना लग जाए। वायरस इफेक्ट करेगा, वायरस भी एक पूरा चैप्टर ही पढ़ाएंगे। कई तरह के वायरस होते हैं, मालवेयर्स कई तरह के होते हैं, सबके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ाया जाएगा, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वायरस क्या है, ये विषाणु वाला वायरस है नहीं, कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वायरस। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में घुसते के साथ आपका सारा जो स्टोरेज खाना शुरू करता है और फिर आपका जो है सिस्टम हैंग करने लगता है। तो वायरस भी एक पूरा जो है टॉपिक ही होगा, एंटीवायरस वायरस। तो जब तक कि वायरस इफेक्ट नहीं करता है तो उसका क्षमता बना रहता है कंप्यूटर का, इसीलिए तो साथ साथ एंटीवायरस भी कंप्यूटर में डालने होते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस। कई बार पूछ देगा इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो याद रखिएगा एंटीवायरस जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आगे सॉफ्टवेयर में चर्चा करेंगे। चलिए, उसके बाद है अस्थायी एवं विशाल भंडारण क्षमता। जितना टेराबाइट, अभी तो मैक्सिमम टेराबाइट में डाटा आप 1024 GB का 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, तो इसके पास अब क्या है, कंप्यूटर पहले था कि 250 GB 500 GB, अब टेराबाइट में आने लगा। तो एक विशाल भंडारण क्षमता है, उससे भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सबसे छोटा यूनिट जैसे बीट होता है, जैसे एक डिजिट हुआ वो बीट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बाइट, 4 बिट का एक निबल होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देगा। ठीक है, 4 बिट का क्या होता है, एक निबल होता है, और 8 बिट का एक बाइट होता है। क्या होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है। कई बार पूछेगा कि एक बाइट कितना बिट के बराबर होता है, तो 8 बिट का क्या होता है, एक बाइट होता है। ठीक है, उसके बाद 1024 बाइट का एक केबी होगा, क्या हो जाएगा, 1 किलोबाइट हो गया। 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 MB हो गया, मेगाबाइट। फिर 1024
MB इक्वल टू 1 GB हो गया, और फिर 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट हो गया। तो कई बार आपको ये सीरीज करने के लिए पूछेगा, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, कितना बिट का एक निबल होता है, कितने बिट का एक बाइट होता है, ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछेगा। या कहेगा सीरीज में कीजिए, केबी बड़ा है कि एमबी बड़ा है कि जीबी बड़ा है कि टीबी बड़ा है, सीरीज दे देगा, उलट पुलट करके कहेगा सीरीज वाला बताइए कौन किससे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास एक विशाल भंडारण क्षमता है, याद रखेंगे कंप्यूटर के पास क्या है, एक विशाल भंडारण क्षमता है। बहुत सारा डाटा को एक साथ आप जमा कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, आपको फिर वो डाटा वहां से रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, और सीमित भंडारण क्षमता, जितना हार्ड डिस्क लगा दीजिए उसमें उतना डाटा आप जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी विशेषता है। आदमी का क्या, एक मस्तिष्क का एक सीमा है, उससे ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद त्रुटि रहित कार्य, यह प्रोग्राम एवं डाटा सही है तो हमेशा सही प्रोग्राम देगा, तो ये तो पहले भी हमने चर्चा कर दिया। उसके बाद विविधता, इसमें विभिन्न प्रकार के काम किए जा सकते हैं, जो आप कल्पना करते हैं वो आप कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और विभिन्न तरह, अभी तो आप देखिएगा एजुकेशन से लेकर के कृषि क्षेत्र में, मेडिकल के फील्ड में, हर एक जगह, रिसर्च के क्षेत्र में बिना कंप्यूटर का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब तो एजुकेशन में तो इतना कंप्यूटर का यूज होने लगा है, जिसके कारण ही आप जो है अभी हमसे भी पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो एक कंप्यूटर का ही यूज है। बिना कंप्यूटर के ये संभव था? आज से 10 साल पहले क्या ये संभव था? 10 साल छोड़िए, 6 साल पहले संभव नहीं था, होता था बहुत कम, इतने बड़े स्तर पे जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुआ करते थे, यूट्यूब नहीं हुआ करता था। लेकिन मेरा चैनल देखिएगा ना तो 2015 का ही बना हुआ, भले हमने काम नहीं किया, कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया था, लेकिन मेरा चैनल मुझे लगता है बिहार में उस समय इक्का दुक्का लोग ही चैनल पे पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें मेरा भी चैनल था। ये अलग बात था कि हम खुद कमीशन में लगे हुए थे तो बीच में पढ़ाना छोड़ दिए थे। ठीक है, लेकिन आज से 6-7 साल पहले जो है ये सब आपको देखने को नहीं मिलता था। तो ये सब भी फायदा हो रहा है कि कंप्यूटर में जो तरह तरह के जो फंक्शंस आ रहे हैं, जो आप यूज करके अभी के वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, सुविधा का यूज कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद कुछ सीमाएं हैं कंप्यूटर का। तो सबसे पहला सीमा है कि वायरस का खतरा। बराबर बीच बीच में कभी कभी क्लास में नहीं लेता हूं तो बोलता हूं सर टेक्निकल इशू आ गया। ठीक है, कभी गलती से कोई ऐसा पेन ड्राइव लगा दिया जिसमें पहले से वायरस है, 2-3 दिन पहले भी आपका क्लास जो है शाम में नहीं ले पाया, तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि मैंने एक पुराना पेन ड्राइव लगा दिया, सिस्टम हैंग कर गया, काम ही नहीं कर रहा था, फिर जाके उसको जो है फॉर्मेटिंग करना पड़ा विंडो, उसी में टाइम लग गया था, जिस कारण से आपका क्लास नहीं हुआ। तो ये खतरा रहता है वायरस का। ठीक है, और वायरस ये कोई कोरोना वाला वायरस नहीं है जो लोग समझ रहे होंगे। कंप्यूटर में वायरस होता है कंप्यूटर का प्रोग्राम, जो आपके सिस्टम में आता है वो अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, और फिर इतना हो जाएगा कि आपका जो रियल जो काम है वो रुक जाएगा और वो अपना संख्या बढ़ा करके हावी हो जाएगा, उसके स्टोरेज को जो है खाना शुरू कर देगा, मेमोरी को ही पूरा जो है भर देगा, जिस कारण से आपका जो यूज होना चाहिए वो होगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। तो इसमें वायरस का खतरा होता है। कंप्यूटर में हमेशा वायरस का खतरा रहता है। सूचना और निर्देशों को यथाशीघ्र विनिष्ट कर सकता है, डाटा को भी खत्म कर देता है, और यह भंडारण क्षमता स्टोरेज जो है मेमोरी उसको भी प्रभावित कर देगा। और इससे बचने हेतु आपको बार बार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालने होते हैं, या तो विंडो को फिर से डालिए। ठीक है, चलिए, अब कहिएगा सर ये वायरस क्यों आया कंप्यूटर में? तो देखिए, जब तक बीमारियां नहीं होगी तो डॉक्टर को पैसा कैसे आप पहुंचाइएगा। एक समय आया था 2000 ईस्वी में, पूरा कंप्यूटर जगत रिसेशन में जाने लगा, सॉफ्टवेयर बिक्री नहीं हो रहा था कंप्यूटर कंपनी का। कंप्यूटर कंपनी के जो भी इंजीनियर थे उनको देने की सैलरी उनको नहीं हुआ करती थी। तो कोई कुराफात माइंड का व्यक्ति इंजीनियर, उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि वो सारे विंडो को ही करप्ट करना शुरू कर दिया, जिस कारण से फिर वो विंडो के लिए वो जाएंगे, कंपनी से संपर्क करेंगे, इंजीनियर से संपर्क करेंगे, फिर उनका धंधा शुरू हो गया। जैसे कोरोना वायरस क्या था, ठीक है, चीन ने बनाया होगा अब चीन ने बनाया, चाहे जो भी हो, जिसने भी बनाया होगा उसने यही सोच करके बनाया होगा कभी युद्ध होगा तो छोड़ देंगे उस वायरस को, और फिर जो है
नहीं, पता भी नहीं चलेगा और वहां के लोग मरने लगेंगे और उस देश पे कब्जा कर लेंगे। या तो ये मानसिकता होगी, या बहुत सारे हॉलीवुड मूवी आप देखते होंगे तो उसमें जानबूझ करके डॉक्टर इसलिए उस बीमारी को बनाते हैं कि बाद में उस दवाई को महंगे कीमत पर बेच सके। ठीक है, तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत लोग हैं, आपके साथ रहेंगे लेकिन आपके साथ जो है वो छल कपट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो वायरस भी वही बनाया है जो एंटीवायरस बनाया है, जान लीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो एंटीवायरस का बना सकता था, तो जिसने वायरस क्रिएट किया पहले से उसने एंटीवायरस बनाया और फिर वायरस बनाया और कंप्यूटर को प्रभावित किया और फिर अपना उच्च दाम पे एंटीवायरस को बेच बेच करके मोटा रकम कमाया। ठीक है, तो ये होता है। अभी भी बहुत तरह के वायरस आपको फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, बहुत सारा ऑनलाइन आप डाउनलोड करते, साथ साथ 2-4 वायरस भी आपके साथ लग गया। कुछ दिन तो चलेगा, 2-4-5 दिन, उसके बाद वो वायरस जो है एक्टिवेट हो गया। लो, अब पूरा सिस्टम करप्ट। अब तो आपको पूरा जो है विंडो या तो जाएगा या तो फिर आप एंटीवायरस में खर्च कीजिए। चलिए, उसके बाद है बुद्धिहीन होता है, इसका अपना बुद्धि नहीं होता, जो आप इस पे प्रोग्राम फिक्स कर दीजिएगा। अगर प्रोग्राम में 2+2 हम 6 उसमें अगर प्रोग्राम कर दे अंदर से, तो हर हमेशा वो 6 ही देगा, 4 नहीं देगा, क्योंकि उसको अपना माइंड नहीं है। आप जो प्रोग्राम में डालते हैं वही रहता है। प्रोग्राम क्या होता है, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, एक एल्गोरिथम होता है। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनाने का भी आपके पास एक एल्गोरिथम होता है। सभी लोग चाय भी अच्छा नहीं बनाते हैं। कई लोग क्या हुआ, दूध, चाय पत्ती, चीनी एक साथ डाल दिए, खदका दिए, लगा कि चाय बन गया। लेकिन कई लोग प्रोसेस से बनाते हैं, पहले पानी गर्म करेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर जो प्रोसेस है उसके हिसाब से बनेंगे। तो वो एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, उससे क्या होगा कि उनका चाय टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, और उसी इंस्ट्रक्शंस पे सारे काम होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये अपना दिमाग नहीं लगाएगा। कंप्यूटर कोई मानव नहीं है या कोई बुद्धि वाला नहीं है। ठीक है, जैसा आप इंस्ट्रक्शंस उसमें सेट कर रखे होंगे वैसा ही वो काम करेगा। उसके बाद विद्युत पर निर्भरता, लाइन गया बात खत्म, लाइट गई, एनर्जी गई, बात खत्म। तो विद्युत पर निर्भरता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये काम ही नहीं करेगा। उसके बाद खर्चीला भी है, बहुत सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत महंगा आता है। मोबाइल भी खरीदते हैं तो सब लोग स्मार्टफोन थोड़े खरीद पाते हैं, अभी भी गरीब लोग हैं जो स्मार्टफोन नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, तो खर्चीला भी है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां। और जो लोग का 8:30 बजे से बैच था, ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या हो रहा है कि पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो उनका बैच हम 9 से 10 कर देते हैं, या जो है एक बैच आपका या तो कंप्यूटर का मॉर्निंग कर लेंगे और पेपर 1 का जो है 8:30 से ही रहने देंगे। तो जैसा होगा कल ग्रुप में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस मैटर पे, और फिर टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा, चूँकि ज़्यादा रात भी हो जाएगा, ठंड की रात है, तो 9 बजे के बाद पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए कोई एक टाइम एडजस्ट कर देंगे, या तो मॉर्निंग में ही कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई हो जाएगी और शाम में पेपर 1 का हो जाएगा, या शाम में ही 6:30 से कर देंगे या 7 से कर देंगे। ठीक है, थोड़ा हम भी स्कूल में वर्किंग है तो आने जाने में टाइम हो जाता है, थके हुए रहते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है। बाकी इतना जान लीजिए, मुझे कोई टीचर रखने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरा मुझे पता है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बाद मैं आपको डिस्कशन भी करूंगा। जो बीपीएससी के जो भी क्वेश्चंस अभी तीनों एग्जाम में पूछे गए, TRE 1, TRE 2, TRE 3, सब का डिस्कशन होगा आपके क्लासरूम में। ठीक है, और ज़्यादा जरूरत पड़ी, ठीक है, तो हमारे साथी लोग भी आएंगे, कंप्यूटर साइंस के जो टीचर हैं वो भी आके आपको पढ़ाएंगे, जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, जिसमें जावा हुआ है। ठीक है, तब उनकी ज़रूरत होगी, इसलिए परेशान नहीं होना है। मैं जहाँ तक आपको पढ़ा पाता हूँ अच्छे से वहाँ तक पढ़ाऊँगा, जब मेरा लेवल लगेगा मुझे। चूँकि देखिए, एक टीचर सब सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं हो सकता। ठीक है, बेसिक जितना भी चीज़ है वो तो मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, जितना भी जो जानकारी का चीज़ है। एक जो लेवल है आपका प्राइमरी टू अब तक 10 तक का लेवल आपको मैं करवा दूंगा। बाकी 11-12 में जो कोडिंग का जो पार्ट होगा बहुत हाई लेवल का, C++, उप्स कॉन्सेप्ट, उसमें कुछ टीचर को मैं लाऊंगा आपके बीच में, जो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को सिखा करके अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर है पीढ़ी की बात करें तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, तो सबसे ज्यादा यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, और कुछ नहीं पूछेगा। या ये क्वेश्चन आपका TRE 1 में भी था,
कि प्रथम जो पीढ़ी था उसमें कौन से तकनीक का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, 2-2 रूम का एक कंप्यूटर होता था, ठीक है। तो एक स्टूडेंट पूछा सर 2 रूम का कंप्यूटर होगा तो बटन कितना बड़ा होगा, तब तो लोग उस पर चढ़ करके दबाते होंगे। हम क्या, अच्छा ये बताओ, एक कार का ड्राइवर होता है, एक ट्रेन का ड्राइवर होता है, ठीक है। क्या ट्रेन का ड्राइवर उतना बड़ा जो लंबा ट्रेन चलाता है, क्या वो कैसे चला लेता है? तो हैंडल तो एक ही जगह से होगा, भले ट्रेन कितना भी बड़ा हो, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर जो है थिंकिंग भी नहीं कीजिएगा कि कंप्यूटर 2 रूम का है तो कीबोर्ड भी होगा कम से कम एक चौकी इतना बड़ा नहीं था, वो सब नहीं था, हैंडल एक ही जगह से होता था, ठीक है। तो ये सब जो कंप्यूटर था बहुत बड़े बड़े, मतलब 2-2 रूम में एडजस्ट होते थे, क्योंकि इतना बड़ा जो है एक लालटेन, इतना बड़ा एक रजिस्टर जो वैक्यूम ट्यूब होता था, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगाने से वो काम करता था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब पहला तकनीक याद रखिएगा। निर्वात पंप भी इसको हिंदी में कह सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब, लेकिन इंग्लिश में ही याद रखिएगा। हिंदी लिखेगा तो इसको निर्वात ट्यूब ही कहा जा सकता है, लेकिन निर्वात ट्यूब रहे तो ठीक है, नहीं तो वैक्यूम ट्यूब तो याद ही रहेगा आपको, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी जो 1940 से 56 के बीच में कंप्यूटर बना था, उसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसका आकार बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मतलब आकार का हुआ करता, 2-3 कमरे का, और खर्चीला बहुत था। सब सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। ये अमेरिका जैसा, ब्रिटेन जैसा जो विकसित देश है, वहीं पे ये सब जो है शुरुआत किया गया। और उस समय जो इसमें सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे वो मशीनी भाषा में। अब कहिएगा मशीनी भाषा क्या है, जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक भाषा जो केवल मशीन को समझ में आता है, और मशीन को केवल समझ में आता है 0-1 की भाषा। लॉजिक गेट आप लोग पढ़ते होंगे साइंस में, फिजिक्स में 10+2 में, और गेट, नंड गेट, एंड गेट, नोट गेट, यूनिवर्सल गेट, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, अभी मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। तो वहां पे जो लॉजिक गेट में आप देखते होंगे 0-1-1-0 करके जो डाटा, जो इनपुट और आउटपुट देता है, तो उसी लैंग्वेज में मशीन, चूंकि जितना भी मशीन है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। वो सबके समझ की बात भी नहीं होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है मस्तिष्क यूज होता है। जो कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर होते हैं वो यहाँ पे इसका काम करते हैं। उदाहरण स्वरूप जो है ENIAC, याद रखिएगा, ENIAC जो है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो कई बार पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तो ENIAC, EDVAC, IBM 701 याद रखिएगा, ठीक है। ENIAC, EDVAC, IBM 701 जो है वो आपका पहला पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, जो आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि पहला कंप्यूटर ये ENIAC वाला ऑप्शन वाला, ठीक है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबको ये PDF थोड़ा ही मिलेगा, जो लोग कंप्यूटर साइंस बैच के होंगे उन्हीं को ये मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग 1 to 5 के हैं उनके लिए नहीं है। आपको मैं ऐसे ही जोड़ दिया हूं कि थोड़ा देख लीजिए, कंप्यूटर सीख लीजिए, और पढ़ाई रहे तो एनर्जी मेरा वेस्ट हो ही रहा है, तो साथ साथ मैं आपको लिंक दे देता हूं कि आप लोग भी देख लीजिए। बाकी ये उनके लिए है जो कंप्यूटर साइंस टीचर बनने का सोच रखते हैं, और जो लोग जुड़ चुके हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी जुड़ना है, उसके लिए नंबर दिया गया है, यहाँ चल रहा है ना नंबर, उस पर आप हाई लिख के और जो पेमेंट किए हैं ना वो स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो हम आपको खुद ग्रुप में जोड़ देंगे। और कंटेंट में ऐसे PDF डाल देते हैं, परेशान नहीं होना है। अगर नहीं भी जुड़े हैं तो कंटेंट में PDF होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो 1956 से 1964 का है, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया था द्वितीय कंप्यूटर में? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, द्वितीय पीढ़ी में जो तकनीक था वो ट्रांजिस्टर था। पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर। ये उससे थोड़ा छोटा था लेकिन खर्चीला ये भी था, और इसका प्रयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग में थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ था। इसमें आप ले सकते हैं IBM 1401, CDC 1604, हनीवेल 400, ये सब इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो उस समय कंप्यूटर बने थे उसके नाम हैं ये, ठीक है। जो प्रोसेसर है उसका नाम है ये,
चलिए, तो केवल ये याद रखिएगा, द्वितीय जो पीढ़ी का है 1956 से 64 के बीच में चला और उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यही क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरे पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अब आ जाइए तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी जो है इंटीग्रेटेड चिप, जिसको आईसी बोलते हैं। अब जो है धीरे धीरे आईसी क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट को ही। और ये 1964 से 71 के बीच में चला। ये अब छोटा हो गया, बड़े बड़े जो वैक्यूम ट्यूब हट गए, रजिस्टर हट गया, अब ये छोटा हो गया और जो है आसान हो गया उपयोग करना, विश्वसनीय हो गया। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया जाने लगा। जैसे आप विंडो देखते हैं, डालते हैं, तो ये सब यहाँ पे आ गया। IBM 360, CDC 6600, PDP 8x11, ये सब आपके उस समय के कंप्यूटर के नाम हैं, ठीक है, जो कि आपका तृतीय पीढ़ी जो कि IC का है। उसके बाद आपका चतुर्थ पीढ़ी जो है वो VLSI तकनीक पे काम किया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कई बार पूछेगा कि VLSIC फॉर क्या होता है, ठीक है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो VLSI तकनीक पे आया चतुर्थ पीढ़ी। जैसे एप्पल 2 VAX 9000 करे, सस्ते उच्च क्षमता युक्त आसान व्यावसायिक उत्पादन। तो ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा केवल कि तृतीय चतुर्थ पीढ़ी में कौन सा तकनीक का प्रयोग किया गया। उसके बाद आया आपका पंचम पीढ़ी जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ये आपका अब युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का युग है, ठीक है। और 1984 से अब तक चल रहा है। जैसे इसमें पेंटियम आया, फिर अभी IBM आया। परम जो है ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, परम 10,000 सीडेक ने बनाया था, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो कि पंचम पीढ़ी में बना था, पांचवें पीढ़ी में। अब प्लग एंड प्ले यानी लगाओ और काम करो, और जो है आप डायरेक्ट जो है कीबोर्ड पे आप माउस से क्लिक करते हैं, खुल जाता है। पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस डालने होते थे कंप्यूटर में, खोलना है विंडो या ओपन करना है तो उसके लिए आपको कोड याद रखना होता था। तो आसान काम नहीं था कंप्यूटर चलाना। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मूर्ख व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कंप्यूटर चला सकता है। तो ये सब पांचवी पीढ़ी में संभव हो पाया, ठीक है। तो पूछेगा कि पांचवी पीढ़ी किस तकनीक पे काम करता है, तो ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बिल्कुल कर सकते हैं, 1 से 10 में क्यों नहीं। जो 10+2 में करेंगे वो तो 1 से 10 के लिए करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे। रोबोटिक्स भी पंचम पीढ़ी में चल रहा है। अब तो छोटे छोटे जगह पे भी हम लोग जहां रहते हैं, बेगूसराय में भी अब रोबोट के माध्यम से जो है होटल में जो है खाना परोसने, पहले जापान उपान में देखने को मिलता था, ठीक है। अब रोबोट जो है खाना आपको देने आएगा, वेटर की आवश्यकता नहीं है। तो अब तो बिहार में भी आ गया, तो देश में तो चल ही रहा होगा, ठीक है। तो रोबोटिक्स भी जो है, और रोबोटिक्स जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है, जो कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों पे काम करता है। कैसे, आप जब बोलते हैं उसको कि ये ऑर्डर करो, ये लाओ, चाय लाओ, कॉफी लाओ, तो वो सुनता है ध्वनि को, फिर तो ध्वनि जो है एनालिटिकल रूप में जाएगा, फिर उसको वो कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्मेट में, फिर वो वहां से लाता है। तो ये दोनों हाइब्रिड का एग्जाम्पल होता है रोबोटिक्स, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है रोबोटिक्स, ठीक है, याद रखेंगे। और ये पांचवी पीढ़ी में संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया है, कुछ भी चीज आप बना सकते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। चलिए अब आते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसको आप मेन रूप से दो तरीका से बांट सकते हैं। एक तो कार्य पद्धति के आधार पर, एक क्या है, कार्य पद्धति के आधार पर, दूसरा आकार और कार्य के आधार पर, ठीक है, आकार और कार्य के आधार पर, ठीक है। तो कार्य पद्धति में हो गया एनालॉग, सिग्नल वाला बताए थे, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और जो एनालॉग और डिजिटल दोनों काम करे। जैसे अभी रोबोटिक्स हमने बताया, वो हाइब्रिड कई बार पूछ देगा कि रोबोटिक्स किस प्रकार का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आकार और कार्य के आधार पर जो होता है, साइज के आधार पर, तो उसमें है माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग घर में यूज करते हैं कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद आता है मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उससे थोड़ा बड़ा होता है। फिर एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, खास करके आप देखिएगा
जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम है या रेलवे आरक्षण है, तो एक ही सिस्टम से बहुत सारा सिस्टम जुड़े होते हैं। पहले ऑनलाइन जमाना नहीं था, तो एक जगह सर्वर बनाया जाता था हार्डवेयर, उसी से सब कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता था, जिससे कि सारा डाटा एक जगह संग्रहित होते थे। खास करके यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज वगैरह में इसका उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान में अब इसका उपयोग नहीं होता। और लास्ट वाला है आपका सुपर कंप्यूटर। लास्ट वाला क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आप जानते ही हैं, ठीक है, और ये कोई आम लोगों के पास नहीं होता है। इसका जो स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत सारे प्रोसेसर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था, किस क्रम में जोड़े जाते हैं प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर में? तो समानांतर, ठीक है, पैरेलली, सीरीज में नहीं, पैरेलल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था सुपर कंप्यूटर। और इसमें जो स्पीड होता है फ्लॉपी में मापा जाता है, बहुत फास्ट होता है। चलिए आगे अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर भी देखेंगे, और सारे कंप्यूटर को भी आप इमेज के सहारे पढ़िएगा किस प्रकार का कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर, तो एनालॉग कंप्यूटर। कार्य पद्धति के आधार पर हम लोग क्या देखेंगे? एनालॉग कंप्यूटर, जो कि सिग्नल को क्या करेगा? एनालॉग के रूप में, यानी इसमें भौतिक राशि जो लगातार बदलती है उसका प्रयोग किया जाता है। खास करके जो स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, ठीक है, या साधारण घड़ी हो गया जो गति का यूज कर रहा है, तो ये सब एनालॉग, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, और ये एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है इसमें भौतिक राशि जो लगातार बदलती है इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी गति अत्यंत धीमी होती है। खास करके आप देखेंगे बाइक में स्पीड बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे मीटर बढ़ेगा नहीं, या ओडोमीटर देखते होंगे कि चक्री रहता है, वो नंबर बढ़ते रहता है नहीं, तो बहुत धीमी, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब इस प्रकार का कंप्यूटर जो है धीरे धीरे चलन से बाहर हो चुका है। आप देखिएगा बाइकर में भी अब जो है कांटा वाला नहीं, स्पीडोमीटर रहेगा, अब एकदम डिजिटल में लिखाएगा 52, 53, 55 स्पीड बढ़ाइएगा नहीं। उसके बाद एक साधारण घड़ी भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो वही चीज वाहन का गति मीटर। इस बार पूछ दिया था कि जो दूरी जो मापा जाता है बाइक में या गाड़ी में, वो कौन सा मीटर होता है? बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, तो वो ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापा जाता है। तो वोल्ट वाला मीटर पहले आप देखते होंगे, खास करके इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिक दुकान वगैरह के जो मिस्त्री होते थे, वो लगा लगा के कितना वोल्ट का है वो देखते थे, कांटा उसमें 12 पे रुका, 6 पे रुका, वो उससे दिखता है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, और वो एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, अब आ जाइए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो अभी वर्तमान में जो कंप्यूटर आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं, वो एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर है, जो सिग्नल पे काम करता है, बाइनरी डिजिट पे काम करता है, 0-1 की भाषा पे काम करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान कंप्यूटर किस पद्धति पे कार्य कर रहा है, तो बाइनरी सिस्टम बोलते हैं उसको। बाय मतलब ही होता है 2, 0-1 की भाषा बाइनरी सिस्टम कहलाती। अभी आगे हम लोग एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट करना। 2 क्वेश्चन यहां से पूछ देता है आपको एग्जाम। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम बहुत एक पूरा नंबर सिस्टम ही पढ़ाएंगे, उसमें आपको बाइनरी सिस्टम अच्छे से करवाएंगे। कंप्यूटर वाले को तो एकदम जरूरी है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम पे कार्य करता है, 0-1 की भाषा पे काम करेगा। और डिजिटल कंप्यूटर जो अभी आप लोग घर में जो यूज करते हैं वही है। इनकी गति तीव्र होती है, और वर्तमान में जो अधिकांश कंप्यूटर जो प्रयोग होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर पर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो जो डिजिटल और एनालॉग दोनों पे काम करता है। जैसे टच स्क्रीन, एटीएम में जाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें टच करते हैं कि आपको काम करना शुरू कर दिया। तो एनालॉग और डिजिटल, या आप कुछ बोले, आप कुछ बोलिएगा, जैसे गूगल पे बोलते हैं ना, सर्च कर लेता है तुरंत, तो वो भी एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर का उस समय काम करता है। रोबोट क्या होता है? आप कुछ बोलते हैं, आपको रिप्लाई कर देता है, तो आपके साउंड को, जो आपकी फिजिकल घटना है साउंड को, वो कन्वर्ट कर देता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, तो यह एक मिश्रित रूप है किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिश्रित रूप है? तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का। और इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग खास करके आप देखिएगा अस्पताल में, नहीं, एक कोमा जो बढ़ते रहेगा इस तरीका से, जहां इसका गति जो है बढ़ा, समझ जाइए, नहीं, फिर एकाएक जो है रुक गया,
गया, नहीं, तो वो क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, तो वो सब भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके हार्ट बीट को, आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको उस सिग्नल के माध्यम से दर्शा रहा होता है, यानी फिजिकल चीज को वो लोग डिजिटल में बदल रहा होता है वो मशीन। ठीक है, तो इसीलिए वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही, तो खास करके मेडिकल साइंस में मैक्सिमम इसका यूज होता है। उसके बाद आ जाइए अब आकार के आधार पर, तो जो घर में सिस्टम लगा होगा वो आपका क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, और उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, और इसी को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। किसको, तो जो माइक्रो कंप्यूटर है। तो कई बार पूछेगा कि जो घर में लैपटॉप यूज करते हैं वो किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो याद रखिएगा वो माइक्रो कंप्यूटर है, वो मिनी कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है पर्सनल कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। इसके सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में चिप लगा होता है, और वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, नहीं, सेमीकंडक्टर अर्धचालक जिसको हिंदी में बोलते हैं, खास करके सिलिकॉन का प्रयोग होता है। इसे पर्सनल कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे एक समय में एक ही व्यक्ति उपयोग में ला सकते हैं, और ये आमतौर पर स्कूल या व्यापार में उपयोग किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा अब आइए मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। इसका संग्रहण क्षमता और गति अधिक होता है, किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। इस पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं, खास करके जो रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं वो इस पे कार्य करेंगे। इसमें 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। उपयोग खास करके टिकट आरक्षण करने में, आरक्षित करने में, जो पहले हुआ करता था अब तो सारा ऑनलाइन हो गया है, बड़े ऑफिस में, कंपनी में, अनुसंधान में। अब इसका प्रयोग नहीं होता क्योंकि जब से ऑनलाइन हो गया तो सारा सर्वर से कार्य होता है। तो पहले क्या था कि एक मेन सिस्टम होता था, उससे बहुत सारे सिस्टम जोड़ दिए जाते थे, सारा डाटा जो है ऑफलाइन माध्यम से यहाँ स्टोर होता था, तो वो मेन फ्रेम कहलाता था। तो अब उसका जो है यूज नहीं के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम भी उसी प्रकार का है, ये सुपर कंप्यूटर का इमेज, सुपर कंप्यूटर, हाँ सुपर कंप्यूटर ये है। चलिए अब आ जाइए मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में काफी बड़े होते तथा माइक्रो प्रोसेसर की संख्या इसमें एक से अधिक रहती है। इसे कार्य करने और संग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य करते हैं। बड़ी कंपनी, बैंकों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से एक क्वेश्चन बार बार पूछ देता है आपको, ठीक है, या तो वर्तमान में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपका करंट जनरल नॉलेज का चीज होता है। जैसे बिहार ने एक परम बुद्ध नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही बनाया है परम बुद्ध नाम का, ठीक है। या पूछेगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम था, तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 10,000 क्या था, तो परम नाम था, क्या नाम था, जो जिसको कि सीडेक संस्था जो है पुणे, या इंग्लिश में रहेगा तो परम लिखा रहेगा, परम सीरीज का बना था 10,000, ठीक है। उसके बाद परम सीरीज याद रखिएगा, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर पूछे उसका नाम था सिद्धार्थ, भारत का पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो ये सब भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परम को बनाया था सीडेक, सीडेक संस्था है पुणे में, उसने बनाया था। चलिए अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या है। अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में, यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछ चुका है कि प्रोसेसर कैसे लगे होते हैं, तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ बहुत सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टी प्रोसेसिंग, देखते होंगे नासा वगैरह का चित्र फिल्म वगैरह में दिखाएगा तो बहुत सारा जो है टेलीविजन टाइप का लगेगा, नहीं, सबका डाटा वो एक जगह आकर के जो है, जैसे मौसम विज्ञान केंद्र होगा वहां पर भी सुपर कंप्यूटर लगा होता है। बहुत सारे डाटा को वो कैलकुलेट करेगा, हवा की गति किधर कम है, नमी कितना नमी है, कितना दाब है, उच्च दाब निम्न दाब, उसके आधार पर संकलन करके रिजल्ट निकाल लेता है कि इतना देर में तूफान आने वाला है, यहाँ पे इस क्षेत्र में वर्षा होने वाला है। कैसे कर देता वो सुपर कंप्यूटर, जो कि सैटेलाइट से जुड़ा होता है, विभिन्न डाटा आंकड़ा, या फिर आपका जो हवाई जहाज जो लाइन ट्रैक पे जाता है तो वहां पे ये सब कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग होता है सुपर कंप्यूटर का। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग
समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग, कोई बड़ा कार्य है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर संकलित करके कर देता है। इसमें इस टेक्निक का प्रयोग होता है। जैसे कोई बड़ा काम है उसको छोटा छोटा में डिवाइड करो फिर जोड़ दो। तो सुपर कंप्यूटर इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। इसकी गणना क्षमता, मेमोरी क्षमता बहुत उच्च होती है और इसको फ्लॉप्स में मापा जाता है। ये कई बार पूछेगा कि सुपर कंप्यूटर में जो स्पीड है वो किस में मापा जाता है, ठीक है, तो वो फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। याद रखिएगा, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म ही पूछ दे आपसे तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, याद रखिएगा, फ्लॉप्स में मापा जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 दिया, कई जगह 10,000 भी रहता है, 8000 मानिए। चलिए, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम बुद्ध है, जो कि CDAC पटना है, सीडेक पटना, उसके द्वारा विकसित किया गया है। और सबसे पहला परम 8000 जो था वो सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और इसका लागत 4.5 करोड़ रुपया है। अब कोई आम आदमी क्यों इतना पूंजी फंसाएगा भाई, नहीं। तो ये किसी राज्य के पास हो सकता है, किसी देश के पास हो सकता है, आम लोगों के पास सुपर कंप्यूटर नहीं होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 या परम 10,000 भी दे दे या परम सीरीज भी दे दे, तो परम याद रखिएगा, मेन शब्द यही हुआ। कंप्यूटर सिद्धार्थ नाम था और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अभी शुरुआत में हमने बता ही दिया, ये हमने बता ही दिया कि कार्य कैसे होता है। इनपुट के रूप में आप अनुदेश को डालते हैं, फिर वो स्टोर होता है मेमोरी में, अभी आगे मेमोरी के बारे में भी बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर वो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है अनुदेश का, इंस्ट्रक्शंस का, फिर वो एक निश्चित आउटपुट देता है। कंट्रोल यूनिट सारे को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। और आगे नेक्स्ट चैप्टर, जैसे कंप्यूटर को मेन रूप से आप 2 भाग में बांटते हैं। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट आउटपुट सीपीयू सिस्टम यूनिट हो गया, साथ साथ मेमोरी यूनिट आता है। और सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। तेजी से मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाद बाकी आप लोग जो है अच्छे से जो 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसको करके रखेंगे। कल उसका सॉल्यूशन कराते हुए नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग करेंगे, ठीक है, जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगा तो। चलिए बताइए, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन है इसमें से? प्रोसेसर। कई लोग सोच रहे होंगे प्रोसेसर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो पूरा डिवाइस कंप्यूटर है जो डेटा को प्रोसेस करता है और फिर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, मीनिंगफुल डाटा बना देता है। तो कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो हमने बताया था कंप्यूटर को जब आप डाटा देते हैं, डाटा मतलब फैक्ट, रॉ फैक्ट, जैसे 5 एक डाटा है, लेकिन 5 मीटर हम बोल दें तो वो इंफॉर्मेशन हो गया, वो लंबाई का सूचक है। तो डाटा इंफॉर्मेशन, बस यही अंतर है। तो डेटा ही इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो डेटा को जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है वो प्रोसेसर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, अभी तुरंत हमने बताया था, वो पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। वही सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं बनाने के लिए। आपसे 30 का 30 क्वेश्चन खुद बन जाएगा, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इनपुट को आउटपुट कौन बदलेगा? सिंपल सी बात है, सीपीयू जो होता है वही आपको क्या करता है? इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता है, प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आप इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा, प्रोसेसर यूनिट के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह एवं संख्या। तो देखिए जो डेटा होता है वो आपका सिग्नल में भी हो सकता है, सिंबल में भी हो सकता है और संख्या में भी हो सकता है। अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, या कोई चिन्ह में के रूप में भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि चिन्ह और संख्यात्मक सूचना दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है। जो रो डाटा होता है वो आपका चिन्ह के फॉर्मेट, जैसे अल्फाबेटिकल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, संख्यात्मक, तो दोनों के रूप में होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अभी तुरंत हमने बताया था
कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कलेक्ट कर दिया है, जो बेसिक है इससे बाहर नहीं जाएगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, फिर वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीयू वाला। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग, कई तरह के क्वेश्चन यहां से क्रिएट करके पूछे गए आज तक और पूछे जाएंगे। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती, क्या चीज की आवश्यकता होगी? उसको करने में एक दृढ़ इच्छा शक्ति, बिल्कुल, जब तक कंप्यूटरीकृत करने के लिए इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तो आपके पास धन तो होना ही चाहिए। जनशक्ति का प्रशिक्षण, बिना ट्रेनिंग का कंप्यूटर चला पाइएगा नहीं। एक आधुनिक संरचना, देखते कंप्यूटर लैब बनने से पहले उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, पूरा जो है गंदगी ना जाए, धूल ना जाए, रोशनी ना जाए, उस तरीका से नहीं। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त चारों सभी। उपरोक्त क्या हो जाएगा? चारों सभी। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूं। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपको करा के मैं आज क्लास नहीं लूंगा उसके बाद। ठीक, उसके बाद फिर जो है पेपर 1 का थोड़ा देर बाद 10-15 मिनट बाद ही फिर क्लास होगा। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस करना है तो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा कंप्यूटर, और आप इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा देते हैं, तो कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करता है वो आउटपुट कहलाता है। जैसे मॉनिटर हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, नहीं तो ये सब क्या है? आउटपुट हो गया। तो डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं तो आउटपुट। बाद बाकी इसमें जो टोटल 30 क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन हैं। लास्ट में सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख करके बना लेंगे। जो समझ में नहीं आएगा फिर कल आगे मैक्सिमम चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इतना एनर्जी लगाने के बाद भी समझ में नहीं आया है बेसिक चीज़, तब फिर भगवान ही मालिक है आप लोग। चलिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।